नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि रिमोट ईवीएम मशीन को लेकर विपक्ष ने की बड़ी बैठक। तृणमूल कांग्रेस समेत कई पार्टियां नहीं हुई शामिल। वहीं रिमोट ईवीएम मशीन को नहीं मिलेगी राजनीतिक पार्टियों की हरी झंडी। कांग्रेस बोली, अधिकतर विपक्षी दल इसके विरोध में। वहीं ईवीएम मशीन पर उठते सवालों के बीच अब रिमोट ईवीएम मशीन को लेकर मच गया बवाल। वहीं नेपाल में क्रैश हुए प्लेन के उड़े पर खच्चे 5 भारतीय समेत 64 लोगों की हो गई मौत। वहीं भारत जोड़ो यात्रा से अलग अलग तबकों को साथ लाने में हुए कामयाब। कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ। वहीं जम्मू में बीजेपी के गढ़ में होगी बड़ी सेंधमारी, बड़ा खेल करने की तैयारी में राहुल गांधी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान। गुजरात चुनाव के नतीजों ने कर दिया साफ, 2024 में फिर से प्रधानमंत्री चुने जाएंगे नरेंद्र मोदी। वहीं हिमाचल के बाद अब कर्नाटक में एक्टिव हो गई प्रियंका गांधी। आज बेंगलोर में करेंगी महिलाओं की बड़ी रैली। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। रिमोट ईवीएम मशीन को लेकर विपक्ष ने की बड़ी बैठक। टीएमसी समेत कई पार्टियां नहीं हुई शामिल। ये आपको बता दें कि रिमोट ईवीएम मशीन को लेकर रविवार को दिल्ली में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई। विपक्षी दलों की इस बैठक में टीएमसी, समाजवादी पार्टी और एनसीपी जैसी प्रमुख पार्टियां मौजूद नहीं थी। बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि अधिकतर विपक्षी दलों ने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव का विरोध करने का फैसला किया है, क्योंकि यह अधूरा है और पूर्ण नहीं है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में कांग्रेस पार्टी, जनता दल, भाकपा, माकपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित अन्य दलों के नेताओं ने भाग लिया है। तृणमूल कांग्रेस की अनुपस्थिति पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमें अभी तक पार्टी के रुख के बारे में पता नहीं है, लेकिन हम उनके विचार के बारे में चर्चा करेंगे और अपडेट करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी और राकापा की अनुपस्थिति को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव और शरद पवार ने अपनी सहमति दी है। वहीं सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि आज की बैठक में शामिल सभी दल इस मुद्दे को कल चुनाव आयोग के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर विचार विमर्श करने और आगे की सहमति प्राप्त करने के लिए 25 जनवरी को फिर से बैठक होगी। आपको बता दें कि आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता का मुद्दा उठाया और बैठक में मायावती की अनुपस्थिति के बारे में पूछे जाने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि एक तरफ तो वो ईवीएम मशीन पर सवाल उठा रही हैं और दूसरी तरफ वो बैठक में शामिल नहीं हो रही हैं। हर पार्टी को अपने विचार रखने का अधिकार है। आपको बता दें कि फिलहाल ईवीएम मशीन के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो गया है। और बड़ी खबर, रिमोट ईवीएम मशीन को नहीं मिलेगी राजनीतिक पार्टियों की हरी झंडी। चुनाव आयोग आज देगा डेमो। यह आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों और 57 मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों को आज प्रोटोटाइप के एक प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया है। पिछले दिनों कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि निर्वाचन आयोग को सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव प्रणाली में पूरी पारदर्शिता के साथ विश्वास बहाल हो। निर्वाचन आयोग ने चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के मकसद से एक बड़ा कदम उठाते हुए गत 29 दिसंबर को कहा था कि उसने घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक शुरुआती मॉडल तैयार किया है और इसके प्रदर्शन के लिए राजनीतिक दलों को 16 जनवरी को आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि आयोग की यह पहल अगर कामयाब रहती है तो प्रवासी मतदाताओं को मतदान करने के लिए अपने गृह राज्य या अपने नगर जाने की जरूरत नहीं होगी। वे जहां हैं वहीं से मतदान कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने मान्यता प्राप्त सभी 8 राष्ट्रीय दलों और 57 राज्य स्तरीय पार्टियों को शुरुआती मॉडल दिखाने के लिए आज बुलाया है। इस मौके पर आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी मौजूद होंगे। आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डेमो देगा। और बड़ी खबर, नेपाल में क्रैश हुए प्लेन के उड़े पर खच्चे 5 भारतीय समेत 64 लोगों की हो गई मौत। यह आपको बता दें कि नेपाल का एक यात्री विमान रविवार को पोखरा एयरपोर्ट पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में अब तक 64 लोगों की मौत हो गई है। विमान में 5 भारतीय नागरिकों समेत कुल 72 लोग सवार थे। इस हादसे पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दुख जताया, साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख जताया है। आपको बता दें कि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने बताया कि पोखरा हवाई अड्डे पर समय विमान पुराने हवाई अड्डे और नए हवाई अड्डे के बीच सेती नदी के किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में कुल 68 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य सवार थे। भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया कि विमान में सवार कुल 10 विदेशी नागरिकों में 5 भारतीय भी शामिल थे। आपको बता दें कि कुल मिलाकर 5 भारतीय समेत 64 लोगों की मौत हो गई है।
और ये बड़ी खबर, कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ। बोले भारत जोड़ो यात्रा से अलग अलग तबकों को साथ लाने में हुए कामयाब। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व नेता और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने रविवार को भारत जोड़ो यात्रा की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि राहुल गांधी समाज के अलग अलग तबकों को एक साथ लाने में कामयाब रहे हैं और उन्होंने ये एहसास कराया है कि देश में एकता कितनी जरूरी है। पिछले साल कांग्रेस छोड़ने वाले कपिल सिब्बल ने कहा कि पार्टी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा सफल प्रतीत हो रही है और इसे गैर कांग्रेसी तत्वों का समर्थन भी मिला है। कपिल सिब्बल ने पीटीआई भाषा को दिए साक्षात्कार में कहा कि वैचारिक रूप से यात्रा एक शानदार विचार है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपनी पदयात्रा के दौरान समाज के अलग अलग तबकों को एक साथ लाने में कामयाब रहे हैं और उन्होंने ये एहसास कराया है कि हमारे देश में एकता सुनिश्चित करना कितना जरूरी है तथा विविधता के लिए सम्मान हमारे देश के लिए आगे बढ़ने के लिए अहम है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हाँ, भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी है जिसकी प्रशंसा करने की आवश्यकता है। अब जहां तक इसके राजनीतिक असर का संबंध है तो मुझे लगता है कि लोग इस यात्रा के पीछे की अवधारणा को भ्रमित कर रहे हैं और इसे पूरे तरीके से राजनीतिक कृत्य से जोड़ रहे हैं। लेकिन कपिल सिब्बल ने ऐलान कर दिया है कि यह यात्रा राजनीतिक नहीं है। और बड़ी खबर, जम्मू में बीजेपी के गढ़ में होगी बड़ी सेंधमारी। बड़ा खेल करने की तैयारी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव के करीब है। यात्रा इन दिनों पंजाब से होकर गुजर रही है और अनुमान है कि 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर में दाखिल होगी। भारत जोड़ो यात्रा ने अब तक जिस तरीके से मीडिया की सुर्खियां बटोरी हैं उससे निश्चित तौर पर कांग्रेसी उत्साहित होंगे। माना जा रहा है कि यात्रा के प्रति कुछ इसी तरीके का समर्थन जम्मू में भी देखने को मिलेगा। इसे लेकर कांग्रेस की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है। राहुल गांधी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर मार्च के दौरान रास्ते में ही तिरंगा फहराएंगे। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह जैसे दिग्गज नेता भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले हैं। इसकी जानकारी ये लोग पहले ही दे चुके हैं। बीजेपी और उसके सहयोगियों या फिर समान विचारधारा वाले दूसरे दलों को छोड़कर लगभग सभी पार्टियों के यात्रा में भाग लेने की पूरी संभावना है। भाजपा गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाली डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और पीपुल्स कांग्रेस को छोड़कर यात्रा में भाग लेने के लिए 21 पार्टियों को न्योता भेजा गया है। एनसी, पीडीपी, शिवसेना और माकपा के नेता यात्रा में शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं। पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती खुद कश्मीर में इसमें शामिल होंगी। यह सही है कि कुछ दलों के नेता कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, मगर केंद्र शासित प्रदेश में उनका व्यापक समर्थन आधार है। इसे देखते हुए कह सकते हैं कि ऐसी पार्टियों के कार्यकर्ता और समर्थक जम्मू में भी यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस यात्रा में भाग लेने के लिए हर तहसील से अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जुटा रही है। लखनपुर में यात्रा में फारूक अब्दुल्ला और लाल सिंह के शामिल होने से इसे प्रभावशाली शुरुआत मिलेगी। जम्मू संभाग के मैदानी इलाके भाजपा के गढ़ माने जाते हैं। उधमपुर लोकसभा क्षेत्र में कठुआ भी आता है। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में यहां से जीत दर्ज की है। अब साफ हो गया है कि जम्मू में भाजपा के गढ़ में कांग्रेस पार्टी बड़ी सेंध मारने की तैयारी कर रही है। और बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले गुजरात चुनाव के नतीजों ने कर दिया साफ, 2024 में फिर से प्रधानमंत्री चुने जाएंगे नरेंद्र मोदी। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि हाल ही में संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह संदेश गया है कि नरेंद्र मोदी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाएंगे। विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को राज्य में रिकॉर्ड संख्या में सीट के साथ गुजरात में सत्ता में बनाए रखने में मदद करके उन लोगों को तगड़ा जवाब दिया है जिन्होंने राज्य और प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की कोशिश की। अमित शाह ने यहां विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि गुजरात के लोगों ने जातिवाद के जहर को खत्म करने के लिए काम किया है और खोखले, झूठे और आकर्षक वादे करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनके मुंह पर तमाचा जड़ा है। गुजरात के लोगों ने गुजरात और नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश करने वालों को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यह परिणाम अकेले गुजरात के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि 2024 में लोकसभा चुनाव होगा और पूरा देश एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है।
अगली बड़ी खबर, हिमाचल के बाद अब कर्नाटक में एक्टिव हुई प्रियंका गांधी आज बेंगलोर में करेंगी महिलाओं की बड़ी रैली। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में चुनावी जीत के बाद कांग्रेस पार्टी अपना पूरा जोर अब कर्नाटक पर लगा रही है। अगले कुछ महीनों में कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी काफी सक्रिय भूमिका में है और वो हिमाचल प्रदेश के बाद अब कर्नाटक में पार्टी के लिए प्रचार करेंगी। आज बेंगलोर में प्रियंका गांधी महिलाओं की एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगी। सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी आज बेंगलोर में महिलाओं से जुड़े कई मुद्दों को उठा सकती हैं। महिलाओं के लिए अलग से मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जारी किया जा सकता है और साथ ही साथ ओल्ड पेंशन यानी पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर भी घोषणा की जा सकती है। कर्नाटक की महिला इकाई की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम बेंगलोर के पैलेस ग्राउंड में होगा। इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार, कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के अलावा सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए सिद्धू मूसेवाला के पिता और रॉबर्ट वाड्रा राहुल गांधी ने जालंधर में की पूजा। यह आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में है। पार्टी के सांसद संतोख सिंह चौधरी के निधन के कारण 24 घंटे तक रुकी भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू हो गई। राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यात्रा में सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकार सिंह और रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल हुए। यात्रा के दौरान कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता सिद्धू मूसेवाला की फोटो लेकर न्याय दिलाने की मांग करने लगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जालंधर के देवी तालाब मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि इससे पहले संतोख सिंह चौधरी का शनिवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। रविवार को जालंधर में उनके पैतृक गांव ढालीवाल में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें राहुल गांधी भी दाह संस्कार में शामिल हुए। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू हो गई है। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री उम्मीदवारी को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया बड़ा ऐलान। बोले प्रधानमंत्री पद के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं। ये आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एनडीए जीत दर्ज करेगी। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी में प्रधानमंत्री बनने की पूरी क्षमता है। इस पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मौजूदा समय में लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है और जनता आने वाले चुनावों में उनके साथ खड़ी होगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि गरीबों, महिलाओं, युवाओं, पिछड़ों और ग्रामीण लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश चलाने की जिम्मेदारी दी है। देश के लोगों ने लगातार 2 बार नरेंद्र मोदी में विश्वास जताया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2024 में भी पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की जीत दर्ज होगी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऐलान कर दिया है कि प्रधानमंत्री पद के लिए कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में आज होगा पीएम मोदी का जबरदस्त रोड शो, कई सड़कें रहेंगी बंद। ये आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले पीएम मोदी के रोड शो के मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। भारतीय जनता पार्टी आज पटेल चौक से संसद मार्ग जयसिंह रोड जंक्शन तक एक बड़ा रोड शो आयोजित करने वाली है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि बीजेपी के रोड शो में प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेंगे। रोड शो मार्ग के आसपास के क्षेत्रों में सुचारू यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए विशेष यातायात व्यवस्था की गई है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश और हरियाणा में गुजरात जैसी लड़ाई की तैयारी में आम आदमी पार्टी बनाया तगड़ा प्लान। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव में अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नजर आ रही है। अब वो उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश और हरियाणा में लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है। इन दोनों राज्यों में 2023 और 2024 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी के एक नेता ने कहा कि 2023 में जिन 10 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं वहां पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि आम आदमी पार्टी ने केवल इन 2 राज्यों में गुजरात की तरह चुनाव अभियान चलाने का फैसला किया है। यानी कि अब यह साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। अगली बड़ी खबर, आदित्य ठाकरे ने सरकार गिरने का किया दावा तो बीजेपी ने किया पलटवार, कहा उनके लिए अपना घर बचाना मुश्किल। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे को उनके हालिया बयान के बाद नसीहत दी है। आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार पर टिप्पणी की थी, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें पहले अपना घर बचाने की सलाह दी है। बावनकुले ने महाराष्ट्र में विपक्षी दलों पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना को पहले अपने कांच के बने घर को बचाना चाहिए, क्योंकि ये रोजाना टूट रहा है। आदित्य ठाकरे के लिए अपना घर बचाना मुश्किल हो गया था, इसीलिए वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। चंद्रशेखर बावनकुले का यह बयान आदित्य ठाकरे के उस बयान के बाद आया है जिसमें शिवसेना नेता ने दावा किया था कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की गठबंधन सरकार अगले 2 महीनों में गिर जाएगी।
अगली बड़ी खबर, त्रिपुरा में बीजेपी को हराने की बड़ी तैयारी। 5 दशक से एक दूसरे के खिलाफ रहे कांग्रेस और सीपीएम ने किया गठबंधन। ये आपको बता दें कि त्रिपुरा में जल्द ही चुनाव का ऐलान होना है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए धुर राजनीतिक विरोधी कांग्रेस और सीपीएम ने अब हाथ मिला लिया है। दोनों पार्टियों ने ऐलान किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे। कुछ महीने पहले ही भाजपा ने त्रिपुरा में बिप्लब देब को हटाकर मानिक साह को मुख्यमंत्री बनाया था। अब कांग्रेस और सीपीएम के बीच में हुए गठबंधन ने कई तरीके की चर्चाएं शुरू कर दी हैं। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। यह आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार यानी 15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर देश को 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली यह पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसे पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में फिर से शुरू हो रही भीषण शीतलहर। मौसम विभाग ने जारी किया 3 दिनों का अलर्ट। ये आपको बता दें कि अगले 5 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में रात और सुबह के समय कुछ हिस्सों में घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम ब्यूरो ने कहा कि 17 से 18 जनवरी तक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आने की संभावना है। दिल्ली के साथ ही राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में गंभीर शीतलहर की स्थिति बनने की संभावना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या 2024 का चुनाव ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर से होना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।